का माहौल है। लगभग 800 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है 23,926 पर और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट से ज़्यादा और सेंसेक्स लगभग 2650 पॉइंट नीचे है। तो ज़बरदस्त बिकवाली है और मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा 4% 2400 पॉइंट से ज़्यादा की बिकवाली देखने। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी खराब, एक बढ़ने वाले के सामने 16 शेयर गिरने वाले हैं। तो बहुत ही खराब एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि मिड कैप में तबाही है और उसका नतीजा आपके सामने देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त बिकवाली के साथ फ्यूचर्स मैंने बताया कि टॉप लूजर संवर्धन मदरसन 11% स्टॉक नीचे है। LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद 8% कमजोरी। GMR एयरपोर्ट, L&T टेक सर्विसेज, कैनफिन, ONGC जैसे दिग्गजों में तगड़ी बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। निफ्टी के कंस्ट्रक्ट में नज़र डालें अगर यहाँ पे, तो अच्छी खासी कमज़ोरी के साथ वहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग सारे स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है और बाज़ार में कोई राहत की सांस अभी आती हुई यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। 50 में से लगभग 45 शेयर्स में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन ये बिकवाली आई क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि बाज़ार में इतनी ज़्यादा अचानक से गिरावट आई? तो अचानक से नहीं है, दरअसल इसके पीछे की कहानी है। आइए कुछ तरीके से समझते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से एशिया से लेके अमेरिका से लेके यूरोप में सब जगह बहुत बड़ी फॉल आई है। तो हमने 5 कारण ढूंढे हैं कि जिसकी वजह से बाजार में कोहराम है। पहला कारण ये है कि यूएस में, अमेरिका में रिसेशन का खतरा लग रहा है, मंदी का डर लग रहा है और इसीलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स जिसमें AI चिप वाली कंपनियों में ज़बरदस्त बिकवाली। क्यों मंदी का डर लग रहा है यूएस में? डर इसलिए लग रहा है कि वहाँ के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। जॉब मार्केट बहुत कमज़ोर दिखा वहाँ पे कि 1,14,000 नौकरियाँ सिर्फ क्रिएट हो पाई, जो एस्टिमेट से बहुत नीचे है। वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग PMI 46.38 आया, जो कि बहुत कमज़ोर है। 50 से नीचे मतलब मंदी के संकेत देखने को मिलते हैं। कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो गाइडेंस दी जा रहा है वो बहुत ही कमज़ोर है। उनको नहीं लग रहा कि अगले क्वार्टर में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी चिप वाले शेयर्स में तगड़ी बिकवाली कई दिनों से चल रही है और ये लगातार नीचे की ओर है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ब्याज दरों का असर पड़ेगा। दूसरा कारण, ब्याज दरों में कटौती देरी से हो रही है। बाजार ने सबसे पहले अनुमान लगाया था कि जून की बैठक में कटौती होनी चाहिए, लेकिन जून में नहीं हुई क्योंकि फेड कह रहा था कि अभी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया, जॉब मार्केट बहुत हॉट है। उसके बाद उम्मीद थी कि शायद जुलाई में कुछ अनुमान लगे, कुछ सरप्राइज है, लेकिन जुलाई में भी उन्होंने केवल इशारा किया कि सितंबर में कट सकती है, जुलाई में भी नहीं कटी। इसलिए बाजार में एक पैनिक सा है। लोगों को लगता है कि इतने हाई कॉस्ट पर बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अब रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तीसरा कारण जापान का है। जापान में एकदम उलट, दुनिया के 3 देश हैं जहां पे एक अलग अलग स्थिति बनी हुई है, एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति बनी हुई है। अमेरिका जहां ब्याज कट नहीं कर रहा है, UK ने ब्याज कट कर दिया है और जापान ने ब्याज बढ़ा दिया है। 4.5% ब्याज जापान में बढ़ा और उसके बाद वहाँ से मार्केट में तेज़ गिरावट, जापानीज़ मार्केट में, एशियन मार्केट में, क्योंकि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने वाले। येन कैरी ट्रेड का मतलब कि जापानी मुद्रा में आप सस्ता लोन ऑलमोस्ट फ्री में लेते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में निवेश करते हैं, लेकिन अगर वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है तो आपको पैसे वापस करने होंगे, इसलिए उसको बोलते हैं येन कैरी का ट्रेड अनवाइंडिंग। तीसरा बड़ा कारण ये है। चौथा कारण ये कि चीन में मंदी और गहराने के संकेत हैं। वहाँ का रियल एस्टेट पूरा कोलैप्स हुआ था, उसके बाद रिवाइवल की तमाम कोशिशें बेकार होती गईं और हाल ही में जो एक लेटेस्ट डेटा आया है ऑयल कंजम्पशन का, कच्चे तेल का इंपोर्ट पहले 6 महीने में 2024 में 11% कम था। तो इससे अंदाज़ा लगा कि इतना सस्ता क्रूड है, फिर भी 11% का डिमांड नहीं है, तो इसीलिए नीचे जा रहा है। और पांचवा बड़ा कारण, खाड़ी देशों में तनाव। हमास के लीडर की हत्या की गई ईरान के अंदर, हमास और इजराइल के बीच में गजा में लड़ाई चल रही है, साथ ही लीबिया में भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही कुछ और देशों में सामाजिक संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। आप ब्रिटेन में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, तो ये सब मूड को डैम्पन करते हैं, मूड खराब करने वाली घटनाएं हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक बड़ा रीज़न है मार्केट को नीचे लाने में। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक सी स्थिति बनती हुई दिख रही है। क्या वाकई ये और ज़्यादा बढ़ेगी या यहाँ से कुछ राहत मिल सकती है? सपोर्ट कहाँ पे है? इन सब पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी, कुछ राहत की सांस दिख रही, कहीं कोई लेवल दिख रहा है? गुड आफ्टरनून जी। जी, आपने सही कहा, काफी जबरदस्त कमजोरी है और ये कमजोरी सभी सेक्टर्स में नजर आ रही है। स्पेसिफिकली एक या FMCG को सेक्टर छोड़ दे तो सभी में अच्छी वीकनेस नजर आ रही है और
आप कह सकते हैं मार्जिन कॉल भी आपको ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो ब्रोकर्स की तरफ से हो या किसी भी क्लाइंट्स की तरफ से हो या फिर रिटेलर्स की तरफ से हो, तो एक कंप्लीट सेल ऑफ मार्केट में नजर आ रहा है। नीरज जी, दो लेवल पे मेरी नजर है। नीचे में 23,800 एक सपोर्ट है, जो कि अगर आप ओवरऑल रिट्रेसमेंट निकालते हैं पिछले बड़े मूव का, तो 23,800 के पास उसका रिट्रेसमेंट 50% के आसपास आता है। और जब तक लॉन्ग नहीं करना, जब तक निफ्टी 24,100 के ऊपर नहीं निकलता, क्योंकि 24,050 जो बजट का लो है, जब तक बजट के लो के ऊपर क्लोज होके वापस ऊपर नहीं जाता, निफ्टी में कोई लॉन्ग की सलाह नहीं है। नीचे में डाउन साइड 23,800 23,750 तक मुझे क्लियरली नजर आ रही है। तो एक ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, डेफिनेटली ट्रेंड डाउन है, तो और 100-150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। पर निफ्टी में लॉन्ग 24,050 24,100 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, तभी निफ्टी में लॉन्ग करना चाहिए। 24,150 के ऊपर जाए तभी लॉन्ग करना चाहिए, और 23,800 के नीचे गया तो और दिक्कत बढ़ सकती है। दो लेवल ध्यान कर लीजिए। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं? बैंक निफ्टी भी 50,100, जो कि आप कह सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसी के नीचे क्लियरली ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2 घंटे हो गए उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 49,700 से 49,550 ये एक दो सपोर्ट है, वहां तक हो सकता है बैंक निफ्टी आपको फिसलता हुआ नजर आए। तो वहां तक अगर आता है तो वहां पे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रा आप बाई का एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, अगर वहां से एक बार रिकवरी आती हुई नजर आती है। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है थोड़ा बेटर है ओवरऑल निफ्टी से। निफ्टी में आईटी की स्टॉक का भी थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। अगर कोई सेफ ट्रेड लेना चाहता है बैंक निफ्टी में, तो 50,100 के ऊपर ही बाई करना है। उसी के ऊपर वापस बजट के हाइस के ऊपर निकले, बजट के लोस के ऊपर निकलेगा, तो सेफ ट्रेड 50,100 के ऊपर बनेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है तो 49,500 से 49,700 उसके बीच में आता, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में लेके चल सकते। ओके, तो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा। और आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पे चल रहा है कि 37 साल बाद इतनी बड़ी गिरावट जापान में देखने को मिली। मैं आपको बता दूं 40 साल बाद उसने अपना हाई भी क्रॉस किया था। इस तरीके से मार्केट दुनिया के बिहेव कर रहे हैं इस वक्त। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अरुण से कुछ स्टॉक्स पे भी चर्चा होगी, साथ ही एक आईपीओ का आज क्लोजिंग डे है, उस पर भी बातचीत करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। सीगल इंडिया के आईपीओ में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन है। कंपनी के इशू का प्राइस बैंड 380 से 401 के बीच में है और आईपीओ अब तक करीब 2.5 गुना भर चुका है। कंपनी की योजना इस इशू से 1252 करोड़ जुटाने की है। आईपीओ डिटेल और कंपनी क्या काम इस्तेमाल करेगी इस पैसे का, इन सब पे बातचीत करते हैं। सीगल इंडिया के एमडी रमणीक सहगल जी और साथ ही ग्रुप सीएफओ भगत सिंह जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। रमणीक सर, तो कुछ दिल धक धक तो नहीं कर रहा? मार्केट देख के बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। First of all, thank you so much for having me over. Market has given such great response. आज कुछ होने के बाद भी आप देखो कि we have got such great response that हमारा जो भी फिगर्स 2 दिन में था, आज वो इतना बड़ा है कि I mean in this above 10 lakh वाला बिड में we have crossed 8x. Employees of course 10x हो गया. Retail is touching almost 3x. And QIP तो last day ही आता है, and I mean we got a great response, and after this the major सुबह तो 2600 पॉइंट गिर गई थी मार्केट. So our story is very clear. It's a profit making company. Our verticals are so many. Geography wise we are present in about more than 10 states. So we have order book value of 9,400 crore, and 80% of our order book value is from NHI, so which is again AAA rated. So I mean we have so many verticals with us. If I have to define Seagull, what does Seagull do? Seagull is into everything what comes on the road, which is I mean we talk about highways, expressways, metros, elevated roads, what do you call, bridges, flyovers, railway line. Then above all we're doing tunneling also. So, I mean, we have so many verticals within Seagull that, I mean, we don't compete anyone up to, about $5 billion valuation companies. And there's a L&T which is about $70 billion. So there's so much of vacuum. And after IPO, Seagull will be 2.0. The sky is the limit for a company like us. So we are really looking forward to it. And, you have seen our anchor list. We had a great color in our book. So God has been really kind. And if I talk about more about our business, we have completed one of the longest 6-lane elevated of the country, which is Delhi Saharanpur Expressway. And we are doing one of the longest 4-lane elevated of the country, which is in Bihar.
which is about 1969 crores. We are doing one bridge over Kosi ADB projects, and we have quoted for one of the longest metro. जी रमणीक जी, आगरा। अच्छा भगत सिंह जी, आप ये बताइए कि जो पैसा जुटाया जाएगा इसका इस्तेमाल क्या करने वाले, क्योंकि फ्रेश इशू से आपके पास 684 करोड़ आएंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वार्तालाप के लिए समय देने के लिए। तो हम टोटल प्राइमरी इशुएंस 684 करोड़ का कर रहे हैं, जिसमें से 99 करोड़ की हम न्यू मशीनरी खरीदेंगे। उस मशीनरी को परचेज करके हमारी कंपनी की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है और इम्प्रोवाइज होंगी, प्रोफिशिएंसी और इंक्रीज होगी। उसके बाद सर हम 413 करोड़ का हम एक लोन पे कर रहे हैं। इस लोन के दो कंपोनेंट है, एक पार्टली हम लोग वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन जो कि हम लोग 90 डेज का लेते हैं उसको पे करेंगे, रिमेनिंग हम लॉन्ग टर्म डेट कंपनी की पे करेंगे। टोटल 412 करोड़ का डेट पेमेंट है, रिमेनिंग 170 करोड़ जो बचता है उसका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। ये तीनों चीजों को मिला के 99 करोड़ की मशीनरी परचेज, 413 करोड़ का डेट रीपेमेंट और 170 करोड़ का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, टोटल 684 करोड़ का आंकलन बनता है जो कि प्राइमरी इशुएंस है। सर इस समय आपकी इस वक्त करंट, मैं फ्यूचरिस्टिक नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है? इस वक्त हमारी जो ऑर्डर बुक है अप्रोक्सीमेटली 9400 करोड़ के आसपास की। 94, और सारे ज्यादातर तो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के ही होते होंगे। यस सर, जैसे रमणीक सर ने आपको ब्रीफ किया, हम लोग सीगल इंडिया लिमिटेड प्राइमरीली सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज NHAI से डील करती है। 80% हमारी जो हमने लास्ट RHP में रिपोर्ट किया है, 80% ऑफ द ऑर्डर बुक हमारी NHAI से है, और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं वो या तो ADB फंडेड सपोर्टेड होते हैं या वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इस इशू के लिए। ये था सीगल के मैनेजमेंट से बातचीत, जिसका आज IPO का आखिरी दिन है और इशू अब तक 2.5 गुना बढ़ चुका है। एक और छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मार्केट अपडेट। सीगल स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब वक्त है खिलाड़ियों के अपडेट देखने का। निफ्टी इस समय वही 3% के आसपास नीचे है, 710 पॉइंट डाउन है। देखिए खिलाड़ी का अपडेट क्या है इस वक्त का। जो लोग खेल रहे हैं उसमें कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, MK ग्लोबल फाइनेंशियल्स के कपिल शाह और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप चंदानी। प्रदीप सावंत का रिटर्न इस वक्त -2.42 है और कपिल शाह का -0.41% और प्रदीप चांदी का -5.14% है। तो टफ डे है ये, अभी आज का दिन थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, अभी पूरा हफ्ता है तो देखते हैं किस तरह से मुकाबला होता है। लेकिन मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत नज़र बनी रहेगी कि हमारे खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आप देखिए कि YC और आज बातचीत करेंगे JK टायर से, साथ ही मार्केट का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।